नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। पढ़ भी रहे हो कि टाइम खराब कर रहे हो? अब भी टाइम खराब कर रहे हो मेरे भाई, तो आप अपना जीवन खराब कर रहे हो, आप अपना करियर खराब कर रहे हो मेरे दोस्त। मैं पूरी तरीके से लगा हूं आपको एनटीपीसी की बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने के लिए। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो पेपर 5 जून से शुरू होगा, जो कई दिन तक चलेगा, उसकी बेस्ट 50 ट्रिक बताने वाला हूं। गणित के बेस्ट 50 सवाल और उनको सॉल्व करने की बेस्ट 50 ट्रिक। एनटीपीसी वाले बच्चों को ये वीडियो, ये 50 क्वेश्चन, ये 50 मेथड बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिट कर लेने मेरे प्यारे भाई, जैसे क्या फिट हो जाता है केशव, जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी देखना ना भूलें, चाहे आप 2 दिन लगा के देखें। ठीक है जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने इसी चैनल पे 50 शॉर्ट्स करवाई थी एनटीपीसी के लिए, उन्हीं को हमने यहां पे कंपाइल किया है। एनटीपीसी के साथ साथ यहां पे ग्रुप डी वाले बच्चे भी देख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है जी, फुल वीडियो आपको देखनी है। जब आप चैनल पे जाओगे, मैथ्स कॉन्सेप्ट की चैनल पे जाना, तो देखिए हमने रेलवे एनटीपीसी के लिए टॉप 300 सवाल अलग से सॉल्व करा दिए। टॉप 300 क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट कराए थे एनटीपीसी के लिए 10, वो सभी के 10 मॉक टेस्ट का कंपाइलेशन है, 10 घंटे की पूरी क्लास है। ठीक है बच्चे, रेलवे के लिए मैं पूरा एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस सब कुछ हो चुका है। ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू कर दे। अगर आपने अभी भी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो देख लो, एक सवाल आएगा आपके पेपर में, इसी वीडियो से फंसेगा, ज्योमेट्री की इसी से फंसेगा। 2 क्लास अभी और आएंगी मेरे भाई, पूरा देख लेना, एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। और अभी मैं 3-4 मॉक टेस्ट और कराऊंगा। एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे मेरे भाई, मॉक टेस्ट में तो एनटीपीसी का पेपर में ज्यादा दिन तो है नहीं। प्रीवियस ईयर के मॉक लगा लिए कि नहीं लगा लिए? अगर तुमने प्रीवियस ईयर के मॉक नहीं लगाए और सोचो कि इस बार मेरा एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, तो तुम धूप में सपने देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। एप्लीकेशन पे जाना, टेस्ट रैंकिंग पे प्रीवियस ईयर के 2016 के 2021 के टेस्ट फ्री पड़े हुए, जरा लगा के देखो कितने पानी में हो। फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं। और इस सैटरडे संडे को भी, हर सैटरडे संडे करवा रहा हूं, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट एनटीपीसी का फ्री करवाएंगे। तो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट इस सैटरडे संडे को आएगा। कब है केशव? तारीख 24 तारीख है ना सैटरडे, 24-25 तारीख को लगाना भैया, लगाना है टेस्ट आपको। हर सैटरडे संडे करवाएंगे मेरे भाई। ठीक है जी, तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, बेस्ट 50 ट्रिक्स हैं, बेस्ट 50 क्वेश्चंस की मेरे प्यारे भाई, पूरा आपको देख लेना है। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले टॉप 300 क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। ठीक है जी, ये एनटीपीसी के क्लास देख लीजिएगा। पूरे YouTube पर एनटीपीसी का जो भी माल उपलब्ध है गणित का, उसमें सबसे बढ़िया कंटेंट इसमें है। 300 सवाल, इससे बाहर तो मुझे लगता है पेपर जाएगा भी नहीं, एग्जामिनर की सोच भी नहीं है। ठीक है जी, और ज्योमेट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहां प्लेलिस्ट में जाना, रेलवे की एडवांस मैथ की फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर किसी बच्चे ने एडवांस मैथ नहीं पढ़ा है तो भैया एडवांस में ज्यादा मेहनत करने की, जितना मैंने बताया, देखो मैंने पूरा अलजेब्रा पढ़ा दिया 4 क्लास में, मैंने पूरा ट्रिगो पढ़ा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया और ज्योमेट्री शुरू कर दिया है। ठीक है, ये पूरा एडवांस मैथ आप यहां से देख जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखना शुरू करो। 50 सवाल कंप्लीट करने के बाद कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, 2 संख्याएं अगर आपको पता है तो उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ग्रुप डी का सवाल है। 2 संख्याओं का एलसीएम 1920 है, उनका एचसीएफ मेरे प्यारे भी 4 है। एक संख्या आपको 60 दी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, केवल वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई। ये चला जाएगा 6 से, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 चौका 128, दूसरी संख्या आ गई, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये आप हमें करके दिखाएंगे भाई। माना 2 आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, और ए अकेला उस काम को करने में जितना ये दोनों टाइम लेते हैं एक्स दिन, उससे स्मॉल ए डेज ज्यादा लेता है। और बी अकेले काम करने में जितना दोनों समय लेते हैं ए और बी मिलकर, उससे स्मॉल बी डेज ज्यादा लेता है।
कभी भी ऐसा आएगा तो x का मान √AB होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है। सवाल दिखा दूं, ग्रुप डी का है। दो आदमी एक्स वाई एक काम करते हैं, एक्स को काम करने में दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में लगे समय से 12 घंटे ज्यादा लगते हैं, स्मॉल ए की वैल्यू है। वाई को अकेले काम करने में दोनों के समय से 27 घंटे ज्यादा लगते हैं, बी की वैल्यू है। बोला दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, एक्स की वैल्यू पूछिए तो √AB आ जाएगा, √12 × 27 यह आएगा 324 का √18 घंटे में दोनों लोग मिलकर काम कर लेंगे। बी ऑप्शन मेरे बच्चे, ये आप हमें करके दिखाएंगे। देखिए अगर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो काम करने के बीच उनके जो बीच पैसा बांटा जाएगा वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा, और एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का रिवर्स रेशियो में होती है मेरे भाई। अब जैसे एक काम को पूरा करने के लिए इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन लगते हैं, अमला को 13 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर 2012 रुपए प्राप्त होते हैं, इमरान का शेयर क्या होगा? तो आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी चाहिए मेरे भाई। तो इमरान को 11 दिन लग रहे हैं 1/11, ताहिर को 15 दिन लग रहे हैं 1/15, और अमला को 13 दिन लग रहे हैं 1/13 ही आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का भी बड़ा आसान तरीका है मेरे भाई। जैसे इसको छुपा लो, 15-13 इनकी गुणा कर लो 195 रेशियो, ये 15 निकालना है, 11-13 इसकी गुणा कर दो 143। ये अमला की क्या आ जाएगी, 13 को छुपा लो, 11 × 15 गुणा कर दो 165। ये तीनों की एफिशिएंसी होगी, पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। टोटल कितना आएगा, 5 5 10 3, 13 का 3 हासिल 1 9 1 10 और 10 20 0 हासिल 2, 2 और 3 5, 503 हो गया अभी टोटल जोड़ के। और टोटल पैसा कितना बांटा गया है, 2012 रुपए, यानी कि कितने गुना मेरे प्यारे भाई, ये तो 4 गुना हो गया। अब इमरान का शेयर 195 यूनिट, ये भी 4 गुना आएगा, इसका 4 गुना आ जाएगा मेरे भाई 780 रुपए। एनटीपीसी में आया था, ये आप करेंगे। जब कुछ दिनों में एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर होगा तो रेलवे एग्जाम का एक खाना खाने वाला सवाल आपको पेपर में दिखेगा। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, M1 D1 बराबर M2 D2। M आदमी है और D आपके दिनों की संख्या है। सर 250 सैनिकों के लिए 30 दिन का हमारे पास पर्याप्त खाना है। 50 सैनिक जो है वो कैंप अटेंड ही नहीं किए, तो खाना जो है कितने एक्स्ट्रा दिन चलेगा, फूड सप्लाई कितने एक्स्ट्रा दिन चलेगी? देखिए हमारे पास 250 सैनिकों के कितने दिन का खाना है, 30 दिन का, 30 दिन का। अब 50 सैनिक आए नहीं, 250 में से 50 घटाओ तो 200 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? तो मेरे भाई 2 0 काट देते हैं, 75/2 यानी कि 37.5 दिन खाना चलेगा, 37.5 दिन। लेकिन पूछा कितने एक्स्ट्रा दिन चला, खाना 30 दिन चलता था, अब 37.5 दिन चला, तो 7.5 दिन अब खाना हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा बच्चों। ये आप करके दिखाना, सीटसल में है। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में हर दूसरी शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल होता है। देखो ये बात सभी जानते हैं कि अगर हमें कुछ मजदूरों के बीच पैसा बांटना है तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उतना पैसा बांटेंगे। अब भैया ए और बी 18,750 में काम करने का ठेका लेते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में। सी की हेल्प से 8 दिन में काम खत्म किया, सी का शेयर कितना होगा? तो भाई एफिशिएंसी टाइम का उल्टा, ए 20 दिन में काम करता है, ए की 1/20, बी 30 दिन में करता है 1/30। ए और बी ने सी की हेल्प से काम किया, यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर 8 दिन में, ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। अब यहां एलसीएम तो मेरे भाई 120 है ना, पूरे को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी 15 है। तो ए की 6 है, बी की 4 है, तो सी की 5 आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, तीनों की टोटल 15 है, यानी कि सी को टोटल का 1/3 मिलेगा। 18,750 रुपए का 1/3 आपको सी को देना चाहिए, जो कि कितना आएगा 6,250 रुपए। बस इतना सा सवाल है मेरे भाई, ये आप करके दिखाएंगे। इस साल मेरे भाई जितने भी रेलवे के पेपर होंगे ये सवाल जरूर फंसेगा। टाइम एंड वर्क का, इसमें 2-2 आदमी का आपको पेयर दिया जाएगा। जैसे देखो मधु और शाइनी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, करने दो। उसके बाद शाइनी और रोजी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद रोजी और मधु, यानी कि टोटल 3 लोग हैं, 2-2 का पेयर दिया, मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। पूछा तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो 20 12 15 का एलसीएम तीनों से कटने वाला मैंने नंबर मान लिया कि माना टोटल वर्क 120 है। मधु शाइनी 20 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 6, एफिशिएंसी निकाल लो। इनकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8,
ठीक है, 15 8 120, तो तीनों को मिलाकर 120 यूनिट काम करना है। कितने दिन लगेंगे? अब इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है कि तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मधु 2 बार, ये जो है मेरे भाई शाइनी 2 बार, और ये आपका आर 2 बार, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। और तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी? तीनों को आएगी 6 8 14 10 24, और 2 से 24 आपका 12 बार चला जाएगा, तो तीनों की एफिशिएंसी 12 आ गई। 12 एफिशिएंसी के साथ 120 यूनिट काम करने में तीनों को 10 दिन का टाइम लग जाएगा। यह सवाल करने का तरीका है। एक आप हमें करके दिखाएंगे। देखिए, आपको दो संख्याएं ए बी का रेशियो दिया गया 9:7, और आपसे दोबारा रेशियो पूछा गया है। हर जगह ए बी की पावर सेम है 1:1, तो आप कुछ मत करो मेरे भाई, ये सवाल सबसे आसान होते हैं। आप ए की जगह 9 रख दीजिए, बी की जगह 7 रख दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर रेशियो ही निकालना है। ए की जगह 9 रखेंगे तो 1199, बी की जगह 7, 7 राम 63 बटे ए की जगह 9 रखेंगे 9 दूनी 18, बी की जगह 7, 7 3 21, तो 99 माइनस 63 36, और नीचे आ जाएगा भाई 39। ये 3 से कट गया तो 3 से काट लेते हैं। 12:13, 36 12 बार और 39 13 बार, 12:13, यानी कि पहला ऑप्शन आंसर आ गया। ये जीडी कांस्टेबल में आया था। ये सवाल आप हमें करके दिखाएंगे सेम। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि की जाती है, सेलिंग प्राइस 164 रुपए बढ़ाते हैं, तो 12% का लॉस 8.5% के लाभ में बदल जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या है? यानी कि किसी सामान पे पहले 12% लॉस हो रहा था, अब हमें 8.5% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस मतलब सामान क्रय मूल्य से कम में बिका, प्रॉफिट मतलब सीपी से ज्यादा में बिका। तो 12% का लॉस 8.5% के लाभ में बदल गया। परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? अब 8.5 में से माइनस का 12 घटाएंगे, 20.5%। परसेंटेज में डिफरेंस आया 20.5% का। रुपए में कितना डिफरेंस आया? 164 रुपए का। बस यही आपको बराबर कर देना है, डेसिमल से 0। 41 से जाएगा मेरे भाई 5% की वैल्यू आ जाएगी 40। 100% की वैल्यू पूछे, क्रय मूल्य 100% होता है, 20 से गुणा, क्योंकि 20 पंजे 100। 100% की वैल्यू आ गई 800 रुपए। यही मेरे सवाल का आंसर भी आएगा, डी ऑप्शन। लेकिन एक आप करोगे तो मजा आएगा। एलसीएम एचसीएफ का एक ऐसा सवाल सिखा रहा हूं जो पेपर में तो 100% आएगा, पर ये ट्रिक अगर पता होगी तो ही ये जल्दी से सॉल्व होगा। भाई, दो संख्याओं का योग 55 है, ठीक है। संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 140 है। संख्याओं के रेसिप्रोकल का, व्युत्क्रम का सम पूछा है। मैंने मान लिया कि माना संख्याएं ए और बी है, तो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम 1/a + 1/b पूछा है। बेसिक बता रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो ये ए बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे भाई a + b। अच्छा, ये तो सवाल में डायरेक्ट दिया है, a + b संख्याओं का योग 55, और ए बी क्या होता है? संख्याओं की गुणा। आपको पता है दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। एचसीएफ 5 है और एलसीएम 140 है मेरे भाई। तो 5 से 55 11 बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा 11/140। सीधा भी रट रखते हैं कि संख्याओं का सम ऊपर लिख दो, नीचे एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो 11/140 आंसर है। डीपी एग्जीक्यूटिव में आया था। ये आप हमें करके दिखाएंगे। वैसे तो दुनिया में एचसीएफ निकालने के 4 तरीके हैं, पर सबसे तेज और आसान विधि कौन सी है जल्दी से एचसीएफ निकालने की? जैसे 3 संख्याएं दी हैं, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो आप ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनमें अंतर सबसे कम आता हो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? तो 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 123। यानी कि संख्याओं का एचसीएफ या तो 123 होगा या 123 का कोई फैक्टर होगा। अब 123 इसको डिवाइड नहीं करता, तो 123 होता है 41 या 123। 3 से पहले हम 41 चेक करते, 41 सबसे बड़ा दिख रहा है ना। 41 इसको डिवाइड कर रहा है 8 बार, 41 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी 11 बार, 41 इसको डिवाइड कर रहा है 1 जाएगा, फिर 28 बचेगा 7 बार, बिल्कुल सही। यानी कि 41 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो इनका एचसीएफ 41 ही आ गया। तो x का मान 40 और 44 के बीच में है, बी ऑप्शन। ये तरीका है, ये आप करके बताओ। पिछले 3 सालों में एसएससी ने जिस छोटे टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे वो था रेस। रेलवे वाले भी सावधान रहें, रेस की सारे ट्रिक और कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं पेपर में। अब जैसे 3 पक्षी हैं, एक जंगल की सरकमफ्रेंस में एक सर्कुलर ट्रैक पर वो उड़ते हैं। वे 27 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करते। पहला पक्षी 27 मिनट में एक चक्कर मारेगा, दूसरा 45 मिनट में, तीसरा 60 मिनट में।
तीनों पक्षी एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में फिर से कम मिलेंगे, वो दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पर कम मिलेंगे। तीनों ने एक साथ उड़ना शुरू किया था। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, ये पहला 27 मिनट में एक चक्कर मारता है, दूसरा 45 मिनट में, तीसरा 60 मिनट में, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिलेंगे। वो जो टाइम होगा इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों से कटने वाला नंबर ऑप्शन से देख लो। 27 से केवल ये 540 कट रहा है, ये वाला आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बात खत्म। एक आप मुझे करके दिखाना। अब एनटीपीसी ग्रुप डी के सवालों में नहीं होता है कोई दम, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट है। देखो, अगर आपको एवरेज एज, औसत आयु का कभी सवाल आता है, लड़कों की एवरेज एज दी है, लड़कियों की एवरेज दी है और पूरे ग्रुप की एवरेज एज दी है, एलिगेशन लगा के तुरंत आप उनकी संख्या का रेशियो पता कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल में सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज 13.2 साल है, लड़कों की बॉयज की एवरेज एज 14.4 साल है और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की एवरेज एज 12.3 साल है, जबकि पूरे स्कूल की एवरेज एज 13.2 साल है। पूछा है लड़कियों का लड़कों की संख्या से अनुपात, लगाए एलिगेशन। अब 13.2 में से 12.3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आ जाएगा 0.9। 14.4 में से 13.2 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 1.2। यह आएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आया 3:4। आपसे उल्टा पूछा है गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो, तो आंसर 4:3 होगा। ढंग से पढ़ना था आपको एंड में। एक आप मुझे करके बताना। सही तरीका ना पता हो तो आसान से सवाल को भी बच्चे जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, और ऐसे सवालों को बढ़िया तरीके से समझाना ही हमारा मकसद है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। 1547 मीटर की दौड़ में अर्जुन 78 सेकंड में फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है और करण 91 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। यानी कि अर्जुन पहले पहुंच गया, अर्जुन रेस जीता। अर्जुन करण से कितनी दूरी, अर्जुन करण को कितनी दूरी से हराता है? तो करण ने रेस खत्म करी 91 सेकंड में, अर्जुन ने 78 सेकंड में, यानी कि करण को 13 सेकंड ज्यादा लगे अर्जुन से, यानी कि करण 13 सेकंड से हार गया। ये जो करण है 91 सेकंड में जाता है 1547 मीटर और ये करण 13 सेकंड से हार गया। तो 13 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? अब 91 को 7 से भाग करेंगे, 13 आता है, 1547 को 7 से भाग करेंगे, 221 मीटर आएगा। यानी कि करण 13 सेकंड से हारा या 221 मीटर की दूरी से हारा। यही डी ऑप्शन इसका आंसर है। बस इतना ही करना था। ये बताओ जल्दी जल्दी। टाइम एंड वर्क का कोबरा कंसेप्ट, बट इसमें जहर नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई एक आदमी ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, दूसरा आदमी बी सेम उसी काम को वाई दिन में करता है। अगर दोनों लोग ए और बी इकट्ठे काम करें मिलके, तो दोनों लोग एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। ध्यान रखिएगा, दो लोगों पे सवाल अक्सर आता है कि कोई एयर कंडीशनर एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, दूसरे ब्रांड का एसी उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। अगर दोनों एसी को एक ही समय चालू कर दिया जाए तो हॉल को कितने समय में कूल कर देंगे? तो टाइम होगा मेरे भाई 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15 मिनट, यानी कि 150 बटे 25, 6 मिनट आ जाएगा। तो 6 मिनट इसका आंसर है, सी ऑप्शन। अलग अलग लैंग्वेज बदल के सवाल आता है, ये आप करके दिखाएंगे डीपी हेड कांस्टेबल का। ये एग्जाम में आने वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे को पता है, पर वो इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता। कि भाई एक फाइनेंसर है, वो ये दावा करता है कि मैं अपना पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे उधार देता हूं, पर वो क्या करता है? हर 6 महीने में ही ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहा है, यानी कि हर 6 महीने में ही वो सक्सेसिव लगा रहा है। अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो ब्याज की इफेक्टिव दर क्या है? आप मुझे बताइए। एक साल में 6 महीने के 2 क्रम होते हैं, 2 साइकिल होती है। अगर ब्याज एक साल में 20% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%, यानी कि हर 6 महीने में मिलने वाले 10% ब्याज को ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देगा। यानी कि ऐसा ही नहीं है, सीआई हो गया। तो ब्याज की जो इफेक्टिव दर होगी वो होगी 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, यानी कि ये आ जाएगा 21%। तो ब्याज की जो एक साल में आपको दर देनी पड़ेगी वो 21% देनी पड़ेगी मेरे भाई। एक आप मुझे करके दिखाएंगे।
बहुत से बच्चे कहते हैं सर आता तो सब कुछ है पर पेपर टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। अरे आपको सही तरीके नहीं पता, हम सिखाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अनिल ने 3 साल के लिए 7200 रुपए दुबे को और 4 साल के लिए 8400 रुपए राघव को समान ब्याज की दर से उधार दिए। कुल ब्याज के रूप में 4968 रुपीस प्राप्त हुए। ब्याज की दर कितना है? अच्छा एक बात बताओ, 7200 रुपए 3 साल के लिए दिए या 7200 तिया 72 तिया 216, 21,600 रुपए एक साल के लिए उधार दिए, एक ही बात है। 4 साल के लिए 8400 रुपए उधार दिए या 8400 चौका यानी कि 33,600 रुपए एक साल के लिए उधार दिए, यानी कि टोटल कितना आ गया? ये टोटल आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे 55,200 रुपए। 55,200 आपने एक साल के लिए उधार दिए और एक साल में ब्याज कितना लगा? 4968। यही बात है। आप ये जानते हैं 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज की ब्याज की दर कहते हैं। तो 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज होगा? 552 चला जाएगा राइट साइड में। 4968 बटे 552 कितनी बार जाएगा? 9 बार। 100 रुपए पर एक साल में 9 रुपए ब्याज, ब्याज की दर 9%। बात खत्म। करके बताओ। नल और टंकी का ये सवाल स्पेशल रेलवे के लिए ही बना है, छोड़ने की गलती ना करें। 3 पाइप पी क्यों आ रहे हैं? एक टैंक को क्रम से 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली है तो हमने तीनों पाइप खोल दिए। इन तीनों पाइप से क्रम से 3 केमिकल सॉल्यूशन निकलते हैं। पाइप पी से केमिकल सॉल्यूशन एस निकलता है, क्यू से टी निकलता है, आर से केमिकल यू निकलता है। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में यू का अनुपात क्या होगा? यू की आपसे रेशियो पूछा है 3 मिनट के बाद। एक बार बताओ, तीनों पाइपों की जितनी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में केमिकल निकलेगा। यही तो है भाई। तो हमें यहां से इन तीनों पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है। केवल एफिशिएंसी होता है टाइम का उल्टा। ये 30 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में भरता है और ये तीसरा पाइप आर 10 मिनट में भरता है। मैंने इसका उल्टा कर दिया, तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अब 30 20 10 का एलसीएम कितना आ गया? 60। पूरे को 60 से गुणा कर दो। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिंगा 60। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तीनों पाइप की एफिशिएंसी, उनसे केमिकल भी इसी रेशियो में निकलेगा। तो पाइप आर से केमिकल यू निकलेगा 6, जबकि तीनों पाइप से टोटल केमिकल कितना निकलेगा? 2 3 5 6 11। तो टोटल जो सॉल्यूशन में केमिकल यू होगा वो 6/11 होगा। ए ऑप्शन। सवाल सीपीओ में भी आया है, करके बताएं। एवरेज स्पीड, औसत चाल निकालने की बहुत धांसू ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखो लगेगी कब? अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वही दूरी वापस आता है अलग S2 की स्पीड से, तो आने जाने की जो औसत चाल होगी वो होगी 2S1S2 बटे S1 प्लस S2। ये याद रखिएगा। अब जैसे सवाल है कि भाई 2 स्टेशन के बीच की दूरी 700, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 80 की स्पीड से तय करती है और 65 की स्पीड से ए पर वापस लौट आती है। पूरी जर्नी के दौरान ट्रेन की औसत गति बताइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। 65 से गई, 80 से वापस आई, तो एवरेज स्पीड आएगी 2S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2। 65 प्लस 80 145। 5 से जाएगा 13 बार और ये 29 बार, यानी कि 1040 का दुगना 2080 बटे 29। डिवाइड करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ये अप्रोक्स में बी ऑप्शन आएगा 71.72 किलोमीटर पर आवर। ये आप करके बताएंगे। एलसीएम एचसीएफ बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट रेलवे के हर एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 415, 688, 825 को भाग देने पर क्रम से 7, 8, 9 शेषफल बचे? 415 को भाग दें तो 7 शेषफल बचे, यानी कि 415 में से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो यानी कि 408 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 688 को भाग करने पर 8 शेषफल बचे, तो 688 में से 8 घटा दीजिए, 680 को पूरा डिवाइड करेगी, और 825 में से 9 घटा दीजिए, 816। हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगी, यानी कि इनका HCF। और HCF निकालने की निंजा टेक्निक क्या है? वो संख्या ढूंढो जो एक दूसरे के सबसे नजदीक में हो। जैसे आप ये देखिए, ये ज्यादा नजदीक है, इनका डिफरेंस लीजिए, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 136। या तो HCF 136 होगा या 136 का बच्चा। 136 का बच्चा एक ही ऑप्शन दे रखा है, खुद 136। 136 का फैक्टर हो जाएगा मेरे भाई खुद। ये यही आंसर है, ये करके बताएंगे। X एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे 903, 2003, 1673 तीनों को जब भाग देते हैं तो हर बार समान रिमाइंडर बचता है। तो मुझे बताओ वो सेम रिमाइंडर क्या है? देखो मेरे भाई, X का अगर आपको मान निकालना है, दो संख्याओं का पेयर करके आप डिफरेंस लीजिए, इनको घटाएंगे, क्या आएगा मेरे भाई? 1100।
आप इनको घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई 330। पहली तीसरी संख्या का डिफरेंस लेंगे तो 1673 में से 903 घटाएंगे, कितना आएगा 770। तो x जो होगा मेरे दोस्त वो इन तीनों का HCF होगा। HCF मतलब इन तीनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या मैं देख पा रहा हूं इन तीनों को डिवाइड करने वाली 110 ही है, 110 आ गया। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछा, बोला है इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर क्या बचता है। अब 903 को आप 110 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा भाई 880, 23 रिमाइंडर बचेगा। इसको डिवाइड करना 110 से, यहां भी 23 बचेगा, यहां भी 23 बचेगा, तो सेम रिमाइंडर है 23। बहुत बढ़िया सवाल है, हर साल आने वाला, करके दिखाएंगे। रेलवे के हर पेपर की हर शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पर सवाल फिक्स है भाई। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में पूरी करती है। अगर उसी दूरी को 16.5 घंटे में कवर करना हो तो कार की गति में कितनी वृद्धि चाहिए। भाई कम समय में जाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, एक कार कुछ दूरी जाते 20 घंटे में, 20 घंटे की बजाय अगर 16.5 घंटे में कवर करना है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा जी 5 से 40 बार और ये 5 से 33 बार। ये टाइम का रेशियो है, लेकिन डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 33 रेशियो 40। यानी कि अगर स्पीड पहले 33 थी दोस्त तो हमें 40 करनी पड़ेगी, स्पीड को 7 बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 का मल्टीपल पहला ऑप्शन आंसर दिख रहा है। कर भी सकते हैं कि हमारी स्पीड पहले कितनी थी कार की, 132 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 गुना। तो कार की स्पीड भी 7 का 4 गुना यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी। रेशियो से मैंने आपको बताया है, ये आप करना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। जब ब्याज की दर हर साल अलग अलग है, पहले साल ब्याज की दर 16% है, फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। दूसरे साल ब्याज की दर 20% है, 1/5। तीसरे साल के लिए ब्याज की दर 15% है, 3/20। अच्छा, पहले साल 4/25 ब्याज है, 25 पे 4 ब्याज है तो 25 से 29 हो जाएगा। दूसरे साल 1/5 ब्याज है, 5 से 6 हो जाएगा। तीसरे साल 15% ब्याज है, 20 से 23 हो जाएगा। इनकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और ये 10। ये आएगा मेरे प्यारे भाई नीचे 1250, ऊपर आएगा 29 के 87 गुणा 23, 2001। ये यानी कि प्रिंसिपल और 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो हो गया। यानी कि आप 1250 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद 2001 हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 751, जबकि आपका प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए। 1250 की वैल्यू यहां पर 15,000 रुपए के बराबर है। क्लियर है मेरे भाई, कितने गुना 12 गुना, 12 टाइम्स। तो 751 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी मेरे दोस्तों। 8400 और 600 और 12 यानी कि 9012 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन। ऐसे निकालते हैं जल्दी से, ये बताओ। एक संख्या है 0.731313131 अनंत तक, इसको भिन्न में कैसे बदलोगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 0.731 बार बार आ रहा है तो 31 के ऊपर बार। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो मेरे भाई ये देखो, दशमलव के बाद कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 9 आएगा। 1 डिजिट पे नहीं है, 1 0 आएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है 731 लिखा हुआ है। 7 के ऊपर बार नहीं है तो 731 में जिस संख्या के ऊपर बार नहीं वो 7 घटाइए। 731 में से 7 घटाएंगे 724/990। इसकी भिन्न में वैल्यू आएगी मेरे भाई बी ऑप्शन हो जाएगा, पेपर में आया था। एक आप भिन्न में बदल के बताएं। रेलवे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, मेंसुरेशन 2D में रोम्बस से सवाल जरूर पूछता है। रोम्बस यानी कि मेरे भाई एक ऐसा समान चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। बिना चित्र बनाए आप कर सकते हैं कि एक समचतुर्भुज मैदान के विकर्ण डायगोनल की लंबाई 96 और 110 है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप के लिए आपको चाहिए रोम्बस की साइड। क्या है मेरे भाई, आप डायगोनल का आधा करो, 96 का आधा 48, दूसरा है 110, 110 का आधा 55। अब यहां पे ट्रिपलेट लगता है। अब 48, 55, 73 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 73 बनेगा, यही रोम्बस की साइड होगी। लेकिन परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, तो 73 का 4 गुना आएगा मेरे प्यारे भाई 292। इतना आसान होता है करना, एक आप करके दिखाएंगे। ये रेलवे के पेपर में डिस्काउंट चैप्टर से आने वाला लगातार सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। गौरव 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देता है, ये डिस्काउंट है।
फिर 20% की छूट भी देता है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। उसके बाद भी गौरव 25% प्रॉफिट कमाता है मेरे भाई। तो पूछा लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझे बात को? देखिए, ये होता है सामान का कॉस्ट प्राइस, आप उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हो, ये हो गया जी मार्कअप। उसके बाद आप डिस्काउंट देते हो, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री दे रहे हो, यानी कि आपने ग्राहक को टोटल 5 और 3 8 वस्तु दी, जिसमें से 3 फ्री हैं। तो आपने मेरे प्यारे भी 5 वस्तुओं का पैसा लिया है, फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया 1/5, यानी कि 5 पे आपने 1 की छूट दी है, तो 5 का सामान आपने 4 में बेचा है। ठीक है, तो मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव हमेशा बराबर प्रॉफिट परसेंटेज करना है। 25% का लाभ हुआ 1/4, यानी कि 4 का सामान मेरे भाई 5 में बिका। बस काट कूट लीजिए, आपका आंसर तो आ चुका है। 5 से 5 कट गया, 4 से 8 2 बार कट गया, 2 से आपका 4 2 बार कट गया मेरे भाई। तो ये एमपी से सीपी का रेशियो आ गया 5/2, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर सामान का क्रिय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य 5 है, तो सीपीएमपी का रेशियो आ गया 2/5। सी ऑप्शन एकदम ठीक आ गया मेरे भाई। एक सवाल इसी पर बेस्ड करके बताओ। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में कुछ सवाल ज्योमेट्री से भी आएंगे, उसमें चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ये 2 लगातार कोण हैं ए और बी, मैंने इसके बाइसेक्टर खींचे, यहां मिलते हैं ओ पर, तो ये जो कोण बनेगा ए ओ बी, बाकी जो 2 कोण हैं सी और डी, उनका एवरेज होगा, जोड़ के आधा करना है। सी और डी भी लगातार, अगर मैं सी और डी का बाइसेक्टर खींचता हूं तो जो कोण सीपीडी है, बाकी जो 2 कोण हैं ए और बी, उनका एवरेज होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो जोड़ के क्या आएगा 180 डिग्री। तो भाई ए बी सी डी के बाइसेक्टर से छोटा चतुर्भुज बन गया ना, छोटा चतुर्भुज बन गया। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। तो भैया अगर किसी के आमने सामने का योग 180 डिग्री है तो कैसा होगा वो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्र चतुर्भुज कहलाएगा। इस पर थ्योरम बनती है, पूरी की पूरी करके बताओ। रेलवे के लिए एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई सर्कल है तो ये होगी सर्कल की रेडियस, ये होगी सर्कल की परिधि, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन एक रेशो याद रखना कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि हमेशा 44 आएगी। वो रेडियस भी सेंटीमीटर में नापते हैं और सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में नापते हैं। सवाल दिखाता हूं, एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का व्यास कितना है? भाई अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का जो व्यास होना चाहिए वो 14 होगा। अगर सर्कल का व्यास 14 है तो उसकी परिधि 44 होगी। तो परिधि व्यास से कितना ज्यादा हुई मेरे प्यारे भाई? 30 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार सर्कल की जो परिधि है व्यास से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 30 की वैल्यू यहां पर 16.8 आ गई। कितने गुना? 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, ये आ गया मेरे भाई 0.56 टाइम्स। आपसे पूछा वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास आएगा भी 14 की 0.56 में गुणा, 14 पंजे 70, 14 चिंग 84, यानी कि आएगा मेरे प्यारे भाई 7.84 सेंटीमीटर। ये वृत्त का व्यास आ जाएगा। डी ऑप्शन, बात खत्म। कितना बढ़िया सवाल था, ये करके बताएंगे। एसएससी में तो ऐसे सवालों का ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो चुका है। रेलवे में कभी भी ऐसे सवाल लाइन से आ सकते हैं, करना सीख लीजिए। The amount of money earned on a job is directly proportional to the number of hours worked। यानी कि किसी काम को करके जो आप पैसा कमाओगे किसी जॉब से, वो डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती? आवर्स के। जितने ज्यादा घंटे काम करोगे उतने ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। अगर 6 घंटे में 324 रुपए अर्न होते हैं तो 29 घंटे में कितने पैसे की कमाई होगी? तो देखिए रेशियो सेम होना चाहिए मनी का और आवर्स का। पहले 324 रुपए की कमाई हो रही थी, अब कितनी कमाई होगी ये आपसे पूछा है। लेकिन पहले काम हो रहा था 6 आवर्स, अब आप काम करोगे 29 घंटे, वर्किंग आवर्स 29 हैं। तो निकाल लो मेरे भाई, रेशियो सेम करना है। 6 से जाएगा आपका 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, तो क्वेश्चन मार्क आएगा मेरे भाई 54 गुणा 29 रुपए। ये इस सवाल का आंसर होना चाहिए। तो एंड में आएगा मेरे भाई 4 नाम 36 6, यानी कि ये आंसर नहीं है। और ये मेरे दोस्तों 16 से कम आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, 1566। ये करके बताओ। एनटीपीसी ग्रुप डी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से। सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और 85 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। जब भी ऐसा सवाल है, आप मान लीजिए कि एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, आपने 153 कुर्सियां बेची, तो कितने में बेची होंगी 153 रुपए की?
और 85 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि आपको 85 रुपए का फायदा हुआ। आपने 153 रुपए की कुर्सियां बेची हैं, आपको 85 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर, दैट मींस 85 का फायदा हुआ। तो कुर्सियां आपने खरीदी कितने की होंगी? 153 में से 85 घटाइए, 68 रुपए की कुर्सी आपने खरीदी होंगी जिन पे 85 का फायदा हुआ है। तो कितना मेरे दोस्तों? 17 पंजे 85, 17 चौका 68 आपका प्रॉफिट है। परसेंटेज में इंटू 100% आएगा। तो ये आ गया मेरे भाई 500/4, 125% का आपको फायदा हुआ। ये आप करके बताओ दिमाग में ही। रेलवे वाले बच्चों के लिए खास बता रहा हूं, 3 संख्याएं अगर आपको दी हैं भाई एबीसी, और आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ अनुपाती पूछा, तो उसका सीधा कॉन्सेप्ट है बीसी बटाए, बीसी बटाए से 3 संख्याएं मेरे भाई 17, 87 और 119, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। तो बी सी यानी कि बाद के 2 नंबर की गुणा करो और पहले नंबर यानी कि 17 से डिवाइड कर दो। बस कैलकुलेशन करनी है, 17 7 119, 87 गुणा 7 आ जाएगा मेरे भाई, एंड में 9, 609 आंसर आ गया। एक आप मुझे मेरे दोस्तों करके बताएंगे इसी पर बेस्ड। एसएससी वाले भी गजब हैं, एक सवाल जब तक 50 बार नहीं पूछ लेते शांति नहीं पड़ती। अब जीडी के पेपर में सवाल 50 बार आया है, आप बना लोगे? हरि भाई शहर ए से बी तक यात्रा करते हैं। हरि अपनी कार को अपनी नॉर्मल स्पीड का 1/8 पर चलाते हैं, तो शहर बी तक 21 मिनट देरी से पहुंचते हैं। अगर हरि अपनी नॉर्मल स्पीड से चलाएं तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा? देखो डिस्टेंस आप सेम जा रहे हो ए से बी तक, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा करना है। हरि ने अपनी स्पीड जो है वो नॉर्मल स्पीड का 1/8 गुना कर दी, तो लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 8/1 ये हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर हरि को पहले 1 यूनिट टाइम लगता था तो अब 8 यूनिट टाइम लगेगा, 7 यूनिट टाइम ज्यादा लगेगा। सवाल के अनुसार हरि 21 मिनट लेट होता है, तो 7 की वैल्यू 21 मिनट है मेरे प्यार भी, 3 गुना। पहले कितना टाइम लगता था? 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 3 मिनट आएगी, तो हरि पहले 3 मिनट का समय लेता था नॉर्मल स्पीड से चलने पर। समझ में आया? ये आप मुझे बताओ। ना जाने एनटीपीसी ग्रुप डी की कितनी शिफ्टों में सवाल आएगा, तो क्यों ना इसको पहले ही कर लिया जाए। मनोज सिटी ए से बी तक ट्रेवल करता है। मनोज अपनी कार को सामान्य चाल का 1/5 से चलाता है, तो 36 मिनट की देरी से पहुंचता है शहर बी। अगर मनोज अपनी सामान्य स्पीड से चलाए तो ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा? देखिए मेरे भाई, मनोज ने अपनी स्पीड को 1/5 कर दिया। हम डिस्टेंस तो सेम जा रहे हैं शहर ए से शहर बी तक, तो टाइम उल्टा हो जाएगा। अगर स्पीड 1/5 कर दी तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:1। यानी कि अगर पहले टाइम नॉर्मल 1 लगता था तो अब 5 यूनिट समय लगा, 4 यूनिट टाइम ज्यादा लगा। जबकि सवाल के अनुसार मनोज 36 मिनट देरी से पहुंचा, तो 4 की वैल्यू 36 मिनट है 9 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 9 गुना 9 मिनट। यानी कि मनोज अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो सिटी ए से बी तक पहुंचे में 9 मिनट लगेगा। बस इतना सा ही करना है सवाल में, ये करके बताना। रेलवे के होने वाले पेपर्स के लिए एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि भाई अगर 2 संख्याएं ए और बी दी हैं तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल, हिंदी में तृतीय अनुपाती का मान हमेशा b² के फॉर्मूले से निकलेगा। जैसे पूछा 36 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, अगर ये ए है ये बी है तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 42 का स्क्वायर बटे 36। ये मुझे करना है। 42 का स्क्वायर मतलब भाई 42 गुणा 42, सही है ना? तो 6 से जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, तो आंसर आ गया जी 7 सत्ते 49। पहला ही ऑप्शन ठीक है। ये आप मुझे करके बताना, इतनी बेसिक बात पेपर में आती है। केवल एनटीपीसी ग्रुप डी के फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, फॉर्म तो करोड़ों लोगों ने भर दिए। इस लेवल के सवाल करने भी आने चाहिए। कर सकते हो? करो जरा, सोच के बताओ क्या आएगा भाई। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 23, तो सेक इंटू कॉसेक। एडवांस मैथ भी आएगा आपके पेपर में, ये कॉन्सेप्ट जान लो भाई, ये कॉन्सेप्ट जान लो, काम आएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक इंटू कॉसेक। अब आपको ये दिया, अगर मैं यहां पे दोनों तरफ 2 जोड़ दूं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो ये क्या बन गया बंधु? ये बन गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो गया 23 और 2 25, यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ गया? दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे, 25 का अंडर रूट ये आ जाएगा जी 5, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा ही तो सेक इंटू कॉसेक होता है, यानी कि सेक इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू भी 5 ही आ गई भाई साहब।
रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल। भाई दो पाइप हैं ए और बी, वो एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तीसरा पाइप सी जो 25 लीटर पर घंटे के हिसाब से टंकी खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 10 घंटे में भर सकती है। टंकी की कैपेसिटी बताओ। अगर तीनों पाइप खोल दूं मैं एक साथ, ए बी और सी, तो टंकी कितने 10 घंटे में भर जाएगी। तो भैया आप ये मान लो कि टंकी की जो कैपेसिटी है 12 15 10 कैल्शियम 60 है टंकी की कैपेसिटी। तो पाइप ए 1 घंटे में कितना भरेगा 5, 12 पंजे 60। बी 60 यूनिट 15 घंटे में भरता है, 1 घंटे में भरेगा 4। तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे 6। अच्छा ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 6 है। तो इस तीसरे पाइप की क्या होगी 5 4 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 9 - 3 6, यानी कि तीसरा पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है, जबकि तीसरा पाइप हर घंटे खाली कितना करता है 25 लीटर। 3 की वैल्यू 25 लीटर है, टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई 20 से गुणा कर दो, 60 यूनिट की वैल्यू आएगी 500 लीटर। तो 500 लीटर टंकी में पानी आ सकता है, यह आंसर है। ये बताओ करके। एनटीपीसी और ग्रुप डी की नौकरी चाहिए तो चुपचाप ये सवाल बनाओ। ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है, यह दिया गया है। 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, बचे काम को सी 7 दिन में करता है। ए बी सी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप काम ये मान लो कि भाई 18 30 दोनों से कटने वाला नंबर 90 टोटल वर्क है। तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा 90/18 5। बी 90 कुर्सी 30 दिन में बनाता है, 1 दिन में कितना बनाएगा 3। तो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे 5 और 3 8। अच्छा दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया 6 दिन तक। तो काम कितना हो जाएगा 48 यूनिट काम हो जाएगा। तो 90 में से 48 यूनिट काम हो गया, तो बचा काम कितना 42। इस बचे काम को हमारा सी करता है। अच्छा लेकिन कितने दिन में करता है 7 दिन में। तो सी 1 दिन में कितना काम करता है 6। सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। तो बोला यह है सवाल में कि भाई तीनों लोग अगर मिल जाएं तो काम कितने दिन में करेंगे। तीनों लोग 90 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। अच्छा तीनों की एफिशिएंसी क्या है, ए की 5 है, बी की 3 है और सी की 6। तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी 5 + 3 8 + 6 14। तीनों 14 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। कितने दिन लगेंगे 45/7 दिन लगेंगे, 2 से कट जाएगा। तो 7 6 42, यानी कि 6 सही 3/7 दिन में काम पूरा होगा तीनों से। ये बताओ। रेलवे का एक और सवाल आपको बता देता हूं जो आपके पेपर में आ सकता है। भाई ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, उसने 30 दिन तक काम किया, फिर चला गया, भाई भाड़ में गया काम। फिर बी ने बचे काम को 5 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। अच्छा ए जो है किसी काम को 45 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/45। तो ए ने 30 दिन में कितना काम किया होगा 30 से गुणा, यानी कि 2/3 काम ए ने किया। अगर अच्छा टोटल काम तो 1 होता है, 2/3 ए ने किया, घटाइए तो बचा 1/3 काम, 1/3 काम बी ने किया, यानी कि बी 1/3 काम 5 दिन में करता है बचा काम। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई 3 की यहां गुणा हो जाएगी, यानी कि बी पूरा काम करेगा भाई साहब 15 दिन में। यही आंसर हो जाएगा। ये वाला आप बताना मुझे। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, बच्चों को समझ नहीं आता कि करे कैसे, पर है बहुत आसान। रेलवे में आ सकता है, करो जरा। एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है, 1 साल बाद 6,000 में बेच देता है। फिर 2 साल बाद उस मशीन को वापस 8,000 में खरीद लेता है, फिर दोबारा 10,000 में बेच देता है। बताओ दोनों लेन देन में उसका कुल लाभ क्या हुआ। तो आप ये देखो खरीदारी कितने की हुई 5,000 प्लस जो है 8,000, 13,000 की खरीदारी हुई। और आप ये देखो कुल बिक्री कितनी की हुई 6,000 का एक बार बेका, दोबारा 10,000 का बेका, यानी कि 16,000 की बिक्री हुई। 6 और 10 16,000, 13,000 की खरीद पे 16,000 की बिक्री कर दी, तो 13,000 पे आपने 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। बस यही आपका प्रॉफिट होगा मेरे प्यार भी, 3/13। क्लियर है। परसेंटेज में कितना आ जाएगा गुणा 100%। ठीक है भाई। तो ये आएगा अप्रोक्स 23% के आसपास। डी ऑप्शन है मेरे भाई। एक आप मुझे करके बताना। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की फाइनल आंसर की आ गई है, और जैसा हमने बोला था कि एक ही सवाल को वो कम से कम 10-20 बार पूछेंगे, वैसे ही पूछा गया है। तो उसमें से कुछ फिक्स टाइप के जो आगे एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, वो सवाल मैं आपको बता देता हूं। ये बताइए मेरे भाई, रूट में है सॉल्व करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, अंदर से हम बाहर की तरफ सॉल्व करते लाएंगे, लिखना नहीं है। 81 का अंडर रूट 9,
40 9 49, 49 का अंडर रूट 7, 9 7 16, 16 का अंडर रूट 4, 21 4 25, 25 का अंडर रूट 5, 76 5 81, 81 का अंडर रूट 9, 9 इसका आंसर आ गया मेरे भाई। तो आसान होते हैं ये सवाल, ये आप करेंगे दूसरी शिफ्ट का। ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल की पूरी 36 की 36 शिफ्ट में पूछा गया है। बहुत जल्द एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर होगा, उसमें भी आएगा मेरे भाई। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम एंड प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11, पहली एन हो तो उनका एवरेज एन ही आएगा मेरे भाई। जैसे प्रथम 121 विषम प्राकृतिक संख्याएं, 121 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? 121 ही होगा। सी ऑप्शन आंसर। इससे आसान कुछ नहीं है, ये करके बताना। हमसे ज्यादा अपडेटेड और फास्ट कोई नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ, 20 बार ये सवाल आया है, मैं आपको करा दे रहा हूं। एनटीपीसी ग्रुप डी में भी रिपीट होगा, कर लीजिए। ए और बी खाली टंकी को 52-65 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए, यानी कि बी चालू रहेगा, जिससे पूरी खाली टंकी 60 मिनट में भर जाए। देखो भाई, बी तो शुरू से लेकर आखिर तक ऑल टाइम ओपन है 60 मिनट। अगर बी पूरी टंकी 65 मिनट में भरता है तो बी 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 1/65। बी 60 मिनट में कितनी भरेगा? 60 से गुणा, 5 से काट लेंगे, 12/13 टंकी बी भरेगा। तो बची हुई टंकी तो ए भरेगा ना। टोटल टंकी 1 में से 12/13 बी ने भरी है, तो बची 1/13 टंकी ए भरेगा। अच्छा, ए पूरी टंकी 52 मिनट में भरता है, तो ए 1/13 टंकी कितने मिनट में भरेगा? 1/13 से गुणा, यानी कि 4 मिनट। तो ए को हमें 4 मिनट चालू करके बंद रखना पड़ेगा। ये आंसर आ गया बेटा, टन टनाटन। टेक्निक भी गजब है। सवाल बहुत आसान है, पर रेलवे ने अभी तक जितने भी पेपर लिए हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, सभी में आया है मेरे भाई। एक स्कूल में, एक विद्यालय में 4182 स्टूडेंट है, जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 23:28 है। तो पूछा स्कूल में लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कैसे करते हैं? जैसे टोटल 4182 स्टूडेंट है, हमें इसमें से बॉयज निकालना है। रेशियो में बॉयज कितने हैं? 23। नीचे क्या लिख देंगे? टोटल 23 + 28 टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 51। ये आ गया मेरे भाई। तो 51 8 408 बच गया 10, 51 दूनी 102, तो 82 × 23 आएगा। एंड में आएगा 2 3 6, यानी कि आंसर आ गया बी ऑप्शन 1886। तो बड़ा सिंपल सवाल ये होता है, ये बताएं। आजकल ना एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। या तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल आता है, या एकदम झंडू सवाल आता है। अब जैसे ये देखिए मेरे भाई, क्या इसको हर बच्चा नहीं कर सकता? एक क्लास में 14 स्टूडेंट है, उनके अंकों का एवरेज 66 है। अगर हर बच्चे के मार्क्स दुगने कर दिए जाएं तो नया एवरेज क्या होगा? भाई अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, अगर हर संख्या में हम सेम एक्शन करते हैं तो एवरेज में भी वही एक्शन होगा। अगर बच्चे, भाई कुछ बच्चों के मार्क्स 66 हैं, अगर हर बच्चे के मार्क्स डबल कर देंगे तो हमारा एवरेज भी 66 का डबल हो जाएगा, 132। बताइए, इतनी आसान चीज पूछी है इन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल में। ये करो। रेलवे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, 70% पेपर इस लेवल का, यानी बहुत आसान आता है। बस 30% में ही मेहनत करनी है। अब ये सवाल देखो, लेटेस्ट आया और कई बार। एक बाइक 1 सेकंड में 32 मीटर चलती है, इसकी चाल किलोमीटर/आवर में ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में 32 मीटर चलती है तो चाल हो जाएगी 32 मीटर/सेकंड, पर पूछा है किलोमीटर/आवर में। 1 मीटर/सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर/आवर होता है, याद कर लीजिए। अब 32 मीटर/सेकंड को किलोमीटर/आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 32 × 18/5 किलोमीटर/आवर। अच्छा, बटे 5 आता है तो भाग देने का आसान तरीका, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 8 32, यानी कि एंड में 115.2, एंड में 2 आएगा। यूनिट डिजिट से आप कर लीजिए मेरे भाई। ये आप बताओ, सेम क्वेश्चन। रेलवे का कोई पेपर हो और यह सवाल ना पूछा जाए, हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे भाई?
₹78 पर केजी वाली चीनी को ₹14 किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? दो चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को ₹73.5 पर केजी पर बेचने पर 47% का प्रॉफिट हो? हम दो चीनी को मिला रहे हैं, एक का दाम है ₹78 पर केजी, दूसरी का ₹14 पर केजी। अच्छा, मिश्रण का भी सीपी निकालो भाई। यहां पे ₹73.5 पर केजी में बेचने से 47% का लाभ है। 100% सीपी होता है, 100% पे 47% का लाभ हो रहा है, तो 147% में बेच रहे हैं। 147% की वैल्यू है, 100% के लो निकाल लीजिए। ये मिश्रण का सीपी आ जाएगा मेरे भाई, क्रिय मूल्य 0 से डेसिमल कट जाएगा और 147 से जाएगा मेरे भाई ये 5 बार, यानी कि 50। तो मिश्रण का सीपी 50 आ जाएगा। तो ये हो गया मिक्सचर का सीपी। एलिगेशन लगाओ, आंसर हाथ में। 50 में से 14 घटाएंगे 36 और 78 में से 50 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 28। तो 36:28 आ गया। 4 से कट भी जाएगा मेरे भाई 9-7, लेकिन 36-28 ही दे रखा है, डायरेक्ट बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये बनाएंगे। सवाल आसान है पर आरपीएफ कांस्टेबल में कई बार आया है, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। दो बैंक ए और बी 3.5%, 6% की दर से कर्जा लोन देते हैं। गोपाल हर बैंक से 3,60,000 रुपए उधार ले लेता है। 4 साल बाद गोपाल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर क्या है? ब्याज के बीच में अंतर पूछा है, आप बताओ। दोनों बैंक से सेम पैसा उधार लिया, 3,60,000, 3,60,000 रुपए। एक साल में ब्याज में कितना डिफरेंस है? 3.5% और 6%, 2.5% का एक साल में। भाई दूसरे बैंक को 2.5% ज्यादा ब्याज देना है। 4 साल में कितना डिफरेंस आएगा? 2.5 10% का। तो 3,60,000 रुपए का 10% होता है 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आ गया। यही करना है मेरे भाई, ये बताना आप। बहुत बार एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल नहीं पूछा, सीधा डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट ही पूछा है मेरे भाई। आपको पता होनी चाहिए। बोला कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 11। कोई संख्या 11 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 11 से कटेगा। यह बात गलत है। 11 से कटने के लिए इवन और ऑड प्लेस के डिजिट का डिफरेंस निकालते हैं, वो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यही गलत है। चेक करके और देखें, एक नंबर 3 या 9 से कटेगा अगर डिजिट का सम 3 या 9 से डिवाइड होता है। बात बिल्कुल सही है। कोई नंबर 6 से तभी कटेगा जब इसका डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन हो। कोई नंबर 6 से तभी कटेगा जब नंबर 2 से कटे, यानी कि लास्ट डिजिट इवन हो और सम 3 से डिविजिबल हो। ये भी सही है। इन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब यूनिट प्लेस पर या तो 5 है या 0 है। ये बात भी सही है मेरे भाई। पहला गलत है। आरपीएफ कांस्टेबल में आया नया सवाल। ईशान को 21 घंटे में 737 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंचना है। 7 घंटे तक उसकी स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर थी। अगले 184 किलोमीटर तक उसकी चाल 46 किलोमीटर पर आवर थी। 21 घंटे में कोलकाता पहुंचने के लिए अब किस स्पीड से यात्रा करनी होगी? भाई ईशान को 737 किलोमीटर जाना है। पहले 7 घंटे गया 49 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना डिस्टेंस जाएगा भाई? 49 × 7 343 किलोमीटर। फिर वो अगले 184 किलोमीटर गया, तो अब कितनी डिस्टेंस बची है जाने के लिए? घटा दीजिए मेरे भाई, कितना आ जाएगा? ये 210 किलोमीटर आ जाएगा। तो 210 किलोमीटर डिस्टेंस उसे जानी है मेरे भाई। कितना टाइम में? कुल 21 घंटे लगने चाहिए, 7 घंटे ये लग गए। 184 किलोमीटर अगर 40 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड 184/40, 4 घंटे। तो 7 घंटे प्लस 4 घंटे 11 घंटे बीत गए। 21 घंटे में से 11 घंटे बीत गए, तो बचे 210 किलोमीटर 10 घंटों में जाना पड़ेगा। तो किस स्पीड से अब उसे चलना चाहिए? 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। ये आंसर आ गया मेरे दोस्त। ये बताओ करके। अगर आपको इस साल रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है तो यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, इसलिए पहले ही बना लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज जो है वो सेमी एनुअली, अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड हो रहा है। ब्याज की दर 8% एनुअली है। तो एक साल के टाइम पीरियड में ब्याज का समतुल्य वार्षिक ब्याज दर कितने % है? एक बार बताओ। अगर समय 1 साल है और आप सेमी एनुअली अर्धवार्षिक कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। अगर ब्याज 1 साल में 8% है तो 6 महीने में आधा होगा 4%, अगले 6 महीने में 4%। तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना फिर वो 4 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 4 + 4 + 4 × 4/100। यानी कि आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 8
और 0.16 हो गया, 8.16% आपको ब्याज मिलेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा मेरे भाई। ये बताइए, चेक करो रेलवे की तैयारी सही जा रही है कि नहीं। यह आसान से सवाल बना लोगे आरपीएफ कांस्टेबल का। के का 40%, 10 के 2400% से 10 कम है, तो के का मान क्या है भाई? के का मतलब गुणा 40% क्या होता है? 20%, 1/5, 40% 2/5, किसके बराबर है? 10 का 2400%। 2400% समझते थे कि परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, क्योंकि 100% 1 होता है। तो 10 का 24 हो गया भी 240। 240 से 10 कम कितना है? 230, यानी कि के का 2/5 230 है। अब 2 से 230 कट जाएगा जी 115 बार, तो के का मान आएगा भी 115 का 5 गुना, 575, 575। देखिए कितना आसान सवाल था। बी ऑप्शन सिंपल है। ये बताइए जरा, रेलवे में सबसे ज्यादा आने वाले नल और टंकी के इस सवाल को भी 1 सेकंड में करने का तरीका बता दूंगा बिना एलसीएम लिए। एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। एक 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा खाली कर सकता है। दोनों नल अगर खोले जाएं, टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। भाई 24 गुणा 36, आप इनकी गुणा कर दीजिए, ये दिया हुआ है। और नीचे क्या लिखना है? एक भरने वाला है, खाली करने वाला है, तो नीचे इनका डिफरेंस लिखना है। 24 और 36 का डिफरेंस 12 आ जाएगा, बटे 12। तो 12 दूनी 24, यानी कि 36 दूनी 72 मिनट। तो यही आंसर हो गया, दोनों मिलकर 72 मिनट में भरेंगे। सी ऑप्शन है मेरे दोस्त। ये बताओ, दो लोग हैं डेविड और अजय, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। दोनों ही 78,000 रुपीज पर मंथ बचाते हैं। मंथली खर्चे का रेशियो 1:4 है। तो डेविड की मंथली इनकम क्या है? देखिए दोनों की सेविंग जो है सेम है। सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा। तो यहां डिफरेंस सेम होना चाहिए, इनकम खर्चे का जो सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या ट्रिक है? 5:7 का डिफरेंस 2, 1:4 का डिफरेंस 3, ऐसे रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। यहां 3 से गुणा, यहां 2 से गुणा, तो हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 15 21 हो गया मेरे भाई। यहां नीचे 2 से गुणा, 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 चौक 8। क्लियर है? अब आप देखो 15 इनकम है, खर्चा 2 है, तो बचत कितनी है? 13। 21 में से 8 खर्च किया तो बचत कितनी है? 13। तो दोनों की बचत 13 हो गई। तो 13 यूनिट की वैल्यू सवाल में 78,000 रुपीज दी है, यानी कि कितने गुना? 6,000 गुना। अगर ये 6,000 गुना है तो पूछा यहां पर डेविड की इनकम पूछे 15, तो 15 की वैल्यू भी 6,000 गुना होगी। 15 छिका 90,000 रुपीज पर मंथ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया बच्चे आंसर। ये करो।